हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। अप्रॉक्स 4 to 6 क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें से और अच्छा है, वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर है बॉटनी में। तो लेट्स स्टार्ट देन। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से पहले एक चैप्टर आपने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इन वेरिएशन, है ना। उसमें हमने देखा था इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है। तो इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, है ना। क्या करना है, कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करना है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ये होता है इनहेरिटेंस। ठीक है, कैसे होता है ये, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, क्रोमोसोम्स मान लेते हैं। क्रोमोसोम्स क्या है, एक व्हीकल है। ठीक है, तो उस क्रोमोसोम में कौन बैठा हुआ है, डीएनए बैठा हुआ है। ठीक है, तो क्रोमोसोम क्या करेगा, डीएनए को लेके जाएगा और ट्रांसफर कर देगा पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इस थ्योरी को बोला था बेटा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। किसने दिया था ये, सुटन एंड गोबरी ने दिया था। ये आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था इतना। ठीक है, ये था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन में आपने पढ़ा था। ठीक है, तो अगर बेसिकली बोले कि इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है डीएनए, है ना। और स्पेसिफिकली, मोर स्पेसिफिकली बोले तो जीन्स। जीन्स क्या होते हैं, जीन्स डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे कौन बैठा हुआ है, डीएनए, और डीएनए पे कौन बैठा हुआ है, जीन्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमें क्या पढ़ना है, वो मॉलिक्यूल जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन हुआ, वो डीएनए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डीएनए की मॉलिक्यूलर स्टडी करनी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, इसमें हम बेटा पार्ट वाइज पढ़ेंगे क्योंकि ये लेंथी चैप्टर है, मैंने आपको बताया, तो हम इसको पार्ट पार्ट में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, सबसे पार्ट 1 है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड होते हैं बेटा, एक होता है डीएनए और एक होता है क्या, आरएनए। ठीक है, दो ही तरीके के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है, क्या सारे लिविंग सेल्स में डीएनए और आरएनए पाया जाता है, हाँ, ऑल लिविंग सेल्स में डीएनए और आरएनए पाया जाता है। ठीक है, क्या वायरसेस में डीएनए और आरएनए होता है, वायरसेस में भी डीएनए होता है, वायरसेस में भी आरएनए होता है, लेकिन कंडीशन क्या होती है, ईदर, है ना, या तो डीएनए होगा या फिर आपका क्या होगा, आरएनए होगा। तो हम बोल सकते हैं ऑल लिविंग सेल्स हैव डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, ऐसा कैसे होता है, देखो बेटा, हर एक सेल में क्या होता है ना, डीएनए होता है, आपको पता है न्यूक्लियस में डीएनए होता है ना। डीएनए क्या होता है, किंग ऑफ द सेल होता है ना। वो क्या करता है, खुद कोई काम नहीं करता, क्या करता है, सारे काम इंस्ट्रक्शंस दे देता है, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, है ना, खुद कुछ नहीं करता। तो क्या होता है, डीएनए अपने आप को कन्वर्ट कर देता है किसमें, आरएनए में, है ना। डीएनए है, डीएनए क्या करेगा, अपने आप की कॉपी बना देगा, डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाएगा उसका, फिर वो रेप्लिकेट होकर क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा, आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, और वो प्रोटीन क्या होगा, पूरे सेल में थ्रू आउट द सेल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फॉर देयर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये काम हो गया डीएनए का, डीएनए इज द सेंटर ऑफ द सेल, किंग ऑफ द सेल, यस। तो सारे लिविंग सेल्स में, जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं, डीएनए क्या होता है बेटा, एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, हर एक लिविंग सेल में डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाएगा। डीएनए विल एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल और आरएनए के कोई और फंक्शंस होते हैं जो अभी हम देखेंगे। ठीक है, डीएनए क्या होता है बेटा, डीएनए हमेशा कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, अगर हम लिविंग सेल की बात करें। ठीक है, डीएनए कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा, कैसे एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आरएनए कैसे एक्ट करता है, आरएनए के अलग अलग काम होते हैं। आरएनए विल एक्ट एज अ मैसेंजर, आरएनए विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट, आरएनए विल एक्ट एज अ एडेप्टर आल्सो। ठीक है, तो मैसेंजर की तरह भी काम करता है, कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, और एडेप्टर की तरह भी काम करता है, तीनों तरीके से काम करता है। ठीक है, तो आरएनए क्या होता है, आरएनए क्या अदर फंक्शंस हो गए, क्या आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन लिविंग सेल में नहीं, किसमें होता है बेटा, वो वायरसेस में। ठीक है, कुछ वायरसेस में होता है, उनका एग्जांपल क्या है, जैसे आप टीएमवी ले लो, टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, टीएमवी में क्या होता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, और कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, मैम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन अ वायरस। वायरस कौन सा है, आपका टीएमवी, और टीएमवी में कैसा वायरस होता है, कैसा आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, या फिर आप वायरस की भी बात कर सकते हो, वायरस और वायरस दोनों में आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, बात करें बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया में क्या होता होगा, हमने लिविंग सेल की बात कर ली,
लिविंग सेल में क्या होगा, डीएनए आरएनए दोनों पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन डीएनए विल एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल एंड आरएनए विल एक्ट एज अ मैसेंजर, इट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट और इट कैन एक्ट एज अ एडेप्टर मॉलिक्यूल आल्सो, ठीक है। मैसेंजर का मतलब क्या हुआ कि उसे मैसेज ट्रांसफर करना है, मैसेज डिलीवर करना है, ठीक है। एडेप्टर क्या होता है, एडेप्टर टीआरएनए होता है, ठीक है बेटा। टीआरएनए का आप स्ट्रक्चर बनाओ तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, दिस इज द टीआरएनए, दिस इज द टीआरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। दिस इज द एडेप्टर मॉलिक्यूल, एक्ट एज एडेप्टर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। ये हो गया। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। हमने डीएनए आरएनए लिविंग सेल में देख लिया। अब आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन वायरस, वायरस में करते हैं। कौन सी वायरस में करता है मैम, एग्जांपल टीएमबी हो सकता है बेटा, टोबैको मोज़ेक वायरस, उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है। और आरएनए किसमें हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल वायरॉइड्स में भी हो सकता है, ठीक है। आपको याद होगा कोविड-19 पैंडेमिक वाला, तो कोरोना वाला जो था ना बेटा, उसमें भी आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये हो गया। अब बैक्टीरिया की बात करें तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया में डीएनए होता है, आरएनए होता है, बैक्टीरिया में डीएनए होता है। क्या बैक्टीरिया में एक डीएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, कैसा डीएनए होता है, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन। तो बैक्टीरिया में क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया में सिंगल डीएनए पाया जाता है, लेकिन वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। क्लियर हुआ आपको? बैक्टीरिया में एक ही डीएनए पाया जाएगा, लेकिन कैसा होगा, वो डबल स्ट्रैंडेड होगा। मतलब एक सिंगल डीएनए होगा, सिंगल डीएनए बट इट इज डबल स्ट्रैंडेड, single DNA but it is double stranded, yes, single double stranded DNA, ठीक है। वायरसेस में दोनों हो सकते हैं बेटा, वायरसेस में या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, ठीक है। मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। देखो, सारे लिविंग सेल्स में डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाएंगे, ठीक है। डीएनए will act as a genetic material and RNA act as a messenger, adapter and catalyst। ये क्लियर हो गई बात, ठीक है मैम, हो गई, ठीक है। आरएनए किसमें पाया जाएगा एज अ जेनेटिक मटेरियल, वायरसेस में या फिर वायरॉइड्स में। ये हो गया, वायरस का एग्जांपल हो गया टीएमबी, ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, बैक्टीरिया की अगर बात करें तो बैक्टीरिया में कैसा डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है बेटा, ठीक है। लेकिन कितना होगा, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, किसमें, बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसके आगे चलते हैं, जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ जेनेटिक मटेरियल दो तरीके से होता है बेटा जेनेटिक मटेरियल, या तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा या फिर वो डबल स्ट्रैंडेड होगा। अगर वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा तो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा बेटा न्यूक्लियोटाइड्स पे, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स की चेन पे डिपेंड करेगा। दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स, कितनी न्यूक्लियोटाइड्स है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड होगा तो किस पर डिपेंड करेगा, वो न्यूक्लियोटाइड्स पे डिपेंड करेगा। अगर वो डबल स्ट्रैंडेड होगा तो किस पर डिपेंड करेगा, वो बेस पेयर्स पे डिपेंड करेगा। बेस पेयर में कैसे डिपेंड करेगा मैम, ये हमने डीएनए बनाया बेटा, डीएनए के बीच में क्या होते हैं, बेस पेयर्स होते हैं, ऐसे। तो कितने बेस पेयर्स हैं, दिस इज द 1 बेस पेयर, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। तो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हैं, ठीक है। तो डीएनए दो तरीके से होता है बेटा, या सिंगल स्ट्रैंडेड होगा या डबल स्ट्रैंडेड होगा। अगर लिविंग सेल की बात करेंगे तो हमेशा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको पाया जाएगा। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कहाँ पाया जाता है, अभी हम देखते हैं कहाँ। कुछ वायरसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी पाया जाता है, क्योंकि वायरसेस में या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, ठीक है, ठीक है, ओके। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड होगा तो किस पर डिपेंड करेगा, वो न्यूक्लियोटाइड्स पर डिपेंड करेगा। अगर डबल स्ट्रैंडेड होगा तो किस पर डिपेंड करेगा, वो नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर डिपेंड करेगा। वेरी नाइस, ओके। नेक्स्ट हम कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं आपके एनसीईआरटी में, हम उनको कर लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है 5 into 174। व्हाट इज दिस, दिस इज अ बैक्टीरियोफेज, ठीक है। दिस इज अ वायरस है मैम, वायरस है। और कैसा डीएनए, देखो आ गया डीएनए ना, है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है इसमें, है ना। वायरस में जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। आरएनए हमने देखा था अभी किसमें पाया जा रहा था बेटा, आरएनए टीएमबी में पाया जा रहा था, या फिर हम कोरोना वायरस में भी पाया गया था। तो 5 into 174 की अगर हम बात करें तो उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। और कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे बेटा, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। ये नंबर आपको याद रखना है, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स किसमें पाए जाएंगे, बैक्टीरियो 5 into 174 बैक्टीरियोफेज, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा बैक्टीरियोफेज लैम्डा, ठीक है। इसमें क्या पाया जाएगा, ये भी एक वायरस है बेटा। इसमें क्या पाया जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। या तो सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है या फिर डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होगा तो 5 into 174 होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा तो बैक्टीरियोफेज लैम्डा होगा, ठीक है। उसमें कितने बेस पेयर्स होंगे, 48502। अब हमने देखो बेस पेयर की बात की,
हम यहाँ पे बेस पेयर की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड है। यहाँ पर हमने न्यूक्लियोटाइड्स की बात क्यों की थी, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो, हमने यहाँ पर वायरस की बात कर ली बेटा। वायरस में दो चीजें फिर से रिवाइज करा देती हूँ। वायरस में दो चीजें आ रही है बेटा। वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड भी आ रहा है, डबल स्ट्रैंडेड भी आ रहा है। अगर सिंगल स्ट्रैंड आएगा तो न्यूक्लियोटाइड्स की बात होगी, डबल स्ट्रैंड आएगा तो फिर आपकी नंबर ऑफ बेस पेयर्स की बात होगी। सिंगल स्ट्रैंड का एग्जाम्पल होगा आपका 5 × 174 वायरस। डबल स्ट्रैंड का एग्जाम्पल होगा आपका बैक्टीरियोफाज लैम्डा। वेरी नाइस। नेक्स्ट आता है ई कोलाई। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। बैक्टीरिया में क्या होगा, बेस पेयर्स है ना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। कैसा डीएनए होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, कितने बेस पेयर्स होंगे, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स। 4.6 × 10⁶ बेस पेयर आपको याद रखना है। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में बेटा दो चीजें हो सकती है, या तो वो हैप्लॉइड भी हो सकता है या वो डिप्लॉइड भी हो सकता है, ठीक है। डिप्लॉइड सारे सेल्स होते हैं, आप स्किन सेल्स की बात कर लो अगर, तो डिप्लॉइड होगा। अगर आप हैप्लॉइड की बात करोगे तो हैप्लॉइड में स्पर्म आ जाएगा या फिर ओवम आ जाएगा, ठीक है। कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स होंगे, हम बेस पेयर की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा ह्यूमन में कैसा पाया जाता है, आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। अभी हमने पढ़ा था लिविंग सेल्स में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, है ना। तो ह्यूमन भी होगा और बैक्टीरिया भी होगा, दोनों में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाएगा, इसलिए हम नंबर ऑफ बेस पेयर्स की बात करेंगे। अगर हैप्लॉइड की बात कर रहे हैं तो हो जाएगा 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स। और अगर डिप्लॉइड की बात करेंगे तो 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। इसको हम आगे चलकर प्रूफ भी करेंगे, अभी आप सिर्फ याद कर लीजिए नाम, ठीक है। ये हो गया आपका जेनेटिक मटेरियल की लेंथ कितनी होती है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। सबसे पहले अब हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा क्या, डीएनए। डीएनए का क्या पढ़ रहे हैं हम, डीएनए का यहाँ पर स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। तो स्टार्ट करें बेटा, ठीक। हमने देखा है डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है मेजॉरिटी ऑफ, है ना, ज्यादातर लिविंग सेल्स में, है ना, क्या होगा, डीएनए ही होगा क्या, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू व्हाट, आरएनए, मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए, ठीक है। ये होते क्या है, डीएनए क्या होते हैं, डीएनए आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मतलब पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब बहुत सारे अगर न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन कर दोगे, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको मिलेगा क्या, डीएनए, ठीक है। डिपेंड करता है, ये लेंथ अलग अलग होती है, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा था, हर किसी में अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है बेटा। तो ये लेंथ, ये पूरा अगर आप, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड अगर आप इसको ज्वाइन कर दोगे, है ना, ज्वाइन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, डीएनए मिल जाएगा। डीएनए क्या होता है बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड से बने या बहुत सारे पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बने, उसे क्या बोलेंगे हम, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे उसको, डीएनए बोलेंगे। डीएनए क्या होता है बेटा, हेटेरोपॉलीमर होता है, इसमें स्पेलिंग गलत है बेटा, हेटेरो पॉलीमर होता है। हेटेरोपॉलीमर मतलब होता है अलग अलग पॉलीमर से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स में भी बेटा बहुत सारी चीजें होती है ना, उसमें अलग अलग बेसिस होते हैं, तो अलग अलग बेसिस की वजह से ये क्या हो जाएगा, हेटेरोपॉलीमर हो जाएगा, ठीक है। होमोपॉलीमर होता है, नहीं होता। मैम न्यूक्लियोटाइड्स से तो बना है, न्यूक्लियोटाइड्स में अलग अलग बेसिस भी होते हैं बेटा, इसलिए वो हेटेरोपॉलीमर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ये कुछ क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर लीजिए, बाकी हम डिस्कस कर लेते हैं। All living organisms have nucleic acid as genetic material. Yes, nucleic acid मतलब बेटा किसकी बात हो रही है, या तो डीएनए की बात हो रही है या फिर आरएनए की बात हो रही है। तो हाँ, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हर लिविंग सेल में डीएनए आरएनए ही क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। सही बात है, करेक्ट है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए किसमें पाया जाएगा, अभी हमने क्या बात की थी, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जा रहा है बैक्टीरियोफाज × 174 में, ठीक है। DNA is a homo or heteropolymer? Homopolymer of nucleotides? False. No, it is a heteropolymer. अभी देखा था हमने। बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरिया में कैसा जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा, अभी हमने बात की थी, सिंगल तो होता है मैम, लेकिन कैसा होगा वो, डबल स्ट्रैंडेड होगा, ठीक है। तो सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, सिंगल सिंगल डबल, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नो, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नो, द सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है बेटा, ये वाला हो गया आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम आते हैं, इसमें क्या हो जाएगा आपका, और नेक्स्ट आते हैं बेटा क्या, न्यूक्लियोटाइड्स पे।
ठीक है, ओके, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड अभी हमने पढ़ा बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन कर देंगे, अगर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बना देंगे तो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो जाएगा, आपका डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, डीएनए बन जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड के बेटा 3 कंपोनेंट्स है, 3 चीजों से बनकर न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है। ठीक है, क्या क्या है, पहला होगा आपका नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, दूसरा होगा आपका शुगर, थर्ड होगा आपका क्या, फॉस्फेट। 3 चीजें हैं, नाइट्रोजनस बेस है, दूसरा शुगर है और थर्ड क्या है आपका, फॉस्फेट है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बेटा, नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं बेटा वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है क्या, pyrimidine। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो नाइट्रोजनस बेसिस आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज द प्यूरिन एंड अदर इज द pyrimidine। प्यूरिन जो होता है, ये ध्यान से समझना बेटा, बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। प्यूरिन जो होता है बेटा वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, आप देखो दिस इज द डबल रिंग स्ट्रक्चर, है ना, और pyrimidine कैसा होता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, आपको ध्यान रखना है। प्यूरिन एंड pyrimidine, प्यूरिन एंड pyrimidine, इसका काम छोटा है लेकिन है तो बड़ा, है ना। तो प्यूरिन कैसा हो जाएगा, डबल रिंग स्ट्रक्चर, pyrimidine कैसा हो जाएगा, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, 9 मेंबर्ड रिंग होती है, कितनी मेंबर्ड रिंग है बेटा, 9 मेंबर्ड रिंग है। देख लेते हैं कैसे, दिस इज 1, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, 5, 6, 7, 8, 9, आपको भी नंबरिंग ऐसे ही करनी है। ठीक है, pyrimidine की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 and 6, this is the 6 membered ring। okay, this is 9 membered ring and this is 6 membered ring। नेक्स्ट आता है कि नाइट्रोजन की पोजीशन क्या है, नाइट्रोजनस बेस है ना बेटा, तो जो रिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, अगर प्यूरिन की बात करें तो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, सारे ऑड नंबर्स ले लो और 5 को छोड़ दो, सारे ऑड नंबर्स ले लो और 5 को छोड़ दो, तो 1, 3, 7 एंड 9। ठीक है, 9 मेंबर्ड रिंग है ना, तो 1, 3, 7 एंड 9। pyrimidine की बात करें तो सारे ऑड नंबर्स ले लो और 5 को छोड़ दो, तो ये तो 6 मेंबर्ड रिंग है, तो 1 एंड 3 ओनली, तो 1, 3, 7, 9 और दिस इज हो जाएगा क्या, 1 और 3। प्यूरिन का एग्जाम्पल क्या है मैम, और pyrimidine के एग्जाम्पल्स क्या है, आलू गोभी कट। ठीक है, तो आलू गोभी कट, दिस इज द निमोनिक। ओके, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, प्यूरिन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, आलू गोभी, ए फॉर एडेनिन, जी फॉर ग्वानिन, कट, सी फॉर साइटोसिन, U for uracil and T for thymine, ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से याद कर लेते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस आर ऑफ 2 टाइप्स, द वन इज प्यूरिन एंड द अदर इज pyrimidine। ठीक है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट हमें क्या करना है, वन इज प्यूरिन एंड द अदर इज pyrimidine हो गया। ठीक है, दूसरा हमें देखना है, एक 9 मेंबर्ड रिंग है और दूसरी कैसी रिंग है बेटा, 6 मेंबर्ड रिंग है, 9 मेंबर्ड रिंग है और 6 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, नेक्स्ट नाइट्रोजन की पोजीशन देख रहे हैं, नाइट्रोजन की पोजीशन कहाँ कहाँ होगी बेटा, 1, 3, 7 एंड 9 होगी, और दूसरी कैसी होगी आपकी, 1 एंड 3 होगी। ठीक है, ये क्लियर है आपको। चलो ठीक है, एग्जाम्पल हो गया, यस, A, J एंड C, U, T। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा इसमें नाइट्रोजनस बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस अगेन हमें रिवाइज कर लेते हैं, प्यूरिन हो गया और pyrimidine हो गया। ठीक है, प्यूरिन में आता है आपका एडेनिन और ग्वानिन, pyrimidine में आता है साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ठीक है, थाइमिन का नाम होता है बेटा 5 मिथाइल यूरेसिल, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। थाइमिन का अदर नेम क्या है, 5 मिथाइल यूरेसिल, 5 मिथाइल यूरेसिल, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट कहाँ होता है बेटा, ओनली डीएनए, और यूरेसिल कहाँ प्रेजेंट होता है, ओनली इन आरएनए। ये अभी हम आगे देख लेते हैं। ठीक है बेटा, ये स्ट्रक्चर आपको नीट के लिए याद करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आपका 12th बोर्ड्स है तो आप ये स्ट्रक्चर जरूर याद करिएगा। ठीक है, आपसे हो सकता है नाइट्रोजनस बेसिस प्यूरिन और pyrimidine के स्ट्रक्चर्स पूछ ले, तो आप 12th के लिए याद कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, ये हो गया आपका नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस में अगर हम 2 तरीके की बात कर रहे थे ना बेटा, एक बात कर रहे थे हम डीएनए की और एक बात हम कर रहे थे किसकी, आरएनए की। तो डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाएंगे, एडेनिन, यस, ग्वानिन, यस। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्यूरिन की बात। और pyrimidine में कौन से होंगे बेटा, pyrimidine में होगा साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता डीएनए में। आरएनए की बात करें तो एडेनिन होगा, यस,
ग्वानिन होगा, यस। साइटोसिन होगा, यस। थाइमिन की जगह क्या आएगा बेटा, यूरेसिल। बस ये डिफरेंस होता है नाइट्रोजनस बेसिस में, कहां पे, डीएनए में या फिर आरएनए में। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। अभी हम सिर्फ पहला हमने स्टार्ट किया है नाइट्रोजनस बेस, तो नाइट्रोजनस बेस दोनों में, डीएनए में या आरएनए जो हमने पढ़ा अभी सेम होगा, बस क्या डिफरेंस होगा, थाइमिन की जगह आरएनए में क्या होगा, यूरेसिल पाया जाएगा। ठीक है, बस इतना याद करना है। तो नाइट्रोजनस बेस खत्म हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम आते हैं किस पे, शुगर पे। अभी देखो हमने नाइट्रोजनस बेस कर लिया, अब हम आते हैं किस पे, शुगर पे। शुगर क्या होती है बेटा, शुगर पेंटोज शुगर होती है। ठीक है, मतलब 5 कार्बन शुगर है, 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर है, और उस रिंग स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा, फ्यूरिन रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूरिन रिंग बोलते हैं। ठीक है, कैसा 5 रिंग स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके से आपका 5 रिंग स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 और 5। मैम नाइट्रोजनस बेस में भी हम ऐसी नंबरिंग कर रहे थे, 1 2 3 4 5, तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, है ना। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं बेटा, प्राइम लगा देते हैं, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम। ठीक है बेटा, एक्चुअली इसको ऐसे नहीं करना, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, प्लीज वीडियो मत बनाइएगा। तो इसको हमें ऐसे बनाना था बेटा, ये है हमारी रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, 1 2 3 4 और ये यहाँ पर कार्बन है CH2OH। ठीक है, तो नंबरिंग कैसे हो जाएगी, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम और ये हो जाएगा क्या, 5। ठीक है, ये हो गया हमारा पेंटोज शुगर, है ना। यहाँ हम इसको बोल सकते हैं क्या है, शुगर है। अब शुगर दोनों में पढ़नी है, डीएनए में भी पढ़नी है और आरएनए में भी पढ़नी है। क्या अंतर होता है डीएनए और आरएनए में, पढ़ने से देखते हैं। डीएनए, अगर हम डीएनए की बात करें बेटा, तो ये है डीएनए। ठीक है, डीएनए में क्या डिफरेंस होगा, ये 2 प्राइम पे यहाँ पर OH की जगह क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन पाया जाएगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द डीएनए शुगर एंड द आरएनए शुगर, राइबो शुगर एंड द डीऑक्सीराइबो शुगर। ठीक है, नाम ही बोल रहा है डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज मतलब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या है, कम है, कहां पे, डीएनए, बाकी सेम है पूरा, राइबोज। देख लो C5H10O5, C5H10O4, सिर्फ एक ऑक्सीजन कम है, एक डीऑक्सी, सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम है। ठीक है बेटा, बस इतना सा डिफरेंस है। चलो आरएनए की बात करें तो देखो आरएनए में आपको सेम, सब कुछ सेम मिलेगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, और एक कार्बन पे क्या होगा बेटा, एक तरफ हाइड्रोजन होगा, एक तरफ OH होगा। सबको, सारे कार्बन पे एक तरफ हाइड्रोजन है बेटा, अगर आप देखो दूसरे का तरफ OH है, एक तरफ हाइड्रोजन है दूसरे तरफ OH है, एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ क्या अटैच है, फिफ्थ कार्बन पे CH2OH ग्रुप अटैच है। सिमिलरली डीएनए में भी ऐसा है। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, फर्स्ट कार्बन स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे HOH है, सेकेंड कार्बन पे भी HOH है, थर्ड कार्बन पे भी HOH है, फोर्थ कार्बन पे भी H और फिफ्थ कार्बन पे क्या अटैच है, CH2OH ग्रुप अटैच है। ठीक है, ये हो गया आपका शुगर। चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हो गया बेटा, नेक्स्ट आता है आपका क्या, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब हम शुगर की बात कर रहे थे, हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया, हमने नाइट्रोजनस बेस पढ़ लिया और हमने शुगर पढ़ लिया। ठीक है, और इसके अलावा हमें क्या पढ़ना था, फॉस्फेट ग्रुप पढ़ना था। ठीक है, तीनों को मिला देंगे क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है, उससे पहले हम एक और टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या है, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, अब याद कर लेना, ऐसे N होगा तो नाइट्रोजनस बेस होगा मैम, और S से क्या होगा, सिर्फ शुगर। तो आप अगर नाइट्रोजनस बेस और शुगर को ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, न्यूक्लियोसाइड मिल जाएगा। ये बात क्लियर है, यस मैम क्लियर है। ठीक है, अगर आप नाइट्रोजनस बेस और शुगर को मिला दोगे बेटा तो क्या बन जाएगा आपका, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। ठीक है, कैसे मिला दे, देखते हैं। मैम नाइट्रोजनस बेस में दो चीजें होती थी, एक होता था प्यूरिन और दूसरा होता था क्या, पिरिमिडीन। ठीक है, ये आपको याद है, यस मैम ये तो मुझे याद है। ठीक है, चलो प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन जो होता था बेटा वो आपका 2 रिंग स्ट्रक्चर होता था, है ना, 2 रिंग स्ट्रक्चर था, और पिरिमिडीन कैसा था आपका, 1 रिंग स्ट्रक्चर था। ये हमें याद है। ठीक है मैम, चलो तो हमेशा जो नाइट्रोजनस बेस होगा बेटा वो शुगर के किस कार्बन पे अटैच होगा, फर्स्ट कार्बन पे। दिस इज द 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम एंड 5 प्राइम। ठीक है,
तो नाइट्रोजनस बेस ऑलवेज अटैच टू द फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। शुगर की फर्स्ट कार्बन पे हमेशा नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा। तो नाइट्रोजनस बेस जो बॉन्ड बनाएगा उस बॉन्ड को बोलेंगे बेटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला बॉन्ड मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस जिस बॉन्ड से अटैच होगा दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज व्हाट, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे कोई भी हो सकता है, वो प्यूरिन भी हो सकता है और पिरिमिडीन भी हो सकता है, ठीक है। अगर पिरिमिडीन होगा तो कौन से नाइट्रोजन से अटैच होगा, तो वो अटैच होगा बेटा फर्स्ट नाइट्रोजन से। 1 2 3 4 5 5, तो ये हो जाएगा आपका किससे अटैच, आपका N1 से, यहां से अटैच हो जाएगा, ठीक है बेटा। 3 4 5 6, मैं इसको फिर से बना देती हूँ, ड्रॉ कर देती हूँ, चलो ठीक है। 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट नाइट्रोजन पे ये अटैच हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अगर आप प्यूरिन लोगे तो प्यूरिन पे कहाँ अटैच होगा, प्यूरिन पे अटैच हो जाएगा, मैं अगर इसको ऐसे बना दूं तो 9th पे अटैच होना है ना, 1 2 3 4 5 6, 7 8 एंड 9, 7 8 एंड 9, ये रहा नाइट्रोजन, इस पे अटैच होगा हमेशा, ठीक है। तो आपको याद रखना है C1, शुगर की C1 पहली कार्बन किससे अटैच होगी, अगर प्यूरिन होगा तो N9 होगा, 9th नाइट्रोजन से अटैच होगी, अगर पिरिमिडीन होगा तो फर्स्ट नाइट्रोजन से अटैच होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया, तो चलो ये हो गया नाइट्रोजनस बेस और ये हो गया आपका शुगर। तो आपने शुगर और नाइट्रोजनस बेस को मिला दिया तो बन गया क्या, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब नाइट्रोजनस बेसिस के नाम पे हम क्या रखेंगे, न्यूक्लियोसाइड का नामांकन करेंगे, ठीक है। तो बेटा हमें क्या करना है, न्यूक्लियोसाइड्स, अगर हम न्यूक्लियोसाइड्स की बात करें, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के भी हमने लिख रखा है, पर अभी हम पहले न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग नाइट्रोजनस बेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, ये हो गया प्यूरिन, और ये तीन क्या हो गया बेटा, पिरिमिडीन, ठीक है। तो अगर एडेनिन है, ठीक है, तो हम डीएनए की बात करें तो कैसा हो जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन, ठीक है। ग्वानिन है तो क्या हो जाएगा, डीऑक्सी, हमेशा आपको डीऑक्सी लगाना पड़ेगा, सेकंड प्राइम कार्बन की शुगर पे एक ऑक्सीजन कम है, क्या हो जाएगा ये ग्वाइनोसिन। डीएनए साइटोसिन है तो डीऑक्सीसाइटिडिन, नाम याद रखना है बेटा, साइटिडिन, ठीक है। थाइमिन है तो डीऑक्सीथाइमिडिन, ठीक है। यूरेसिल है तो यूरेसिल में तो डीएनए में तो यूरेसिल पाया नहीं जाता, डीएनए में क्या पाया जाता है बेटा, थाइमीन इन प्लेस ऑफ यूरेसिल, यस। तो यहाँ पर थाइमीन नहीं होगा, ठीक है। थंब रूल बताते हैं, अगर न्यूक्लियोसाइड होगा तो किससे एंड होगा, वो ईन से एंड, ईन। अगर न्यूक्लियोटाइड होगा तो किससे एंड होगा, वो या तो एट से एंड होगा या फिर एक एसिड, या तो एट होगा या फिर क्या हो जाएगा, एक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोसाइड किससे एंड होगा, ईन से एंड होगा, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सीसाइटिडिन, डीऑक्सीथाइमिडिन, ठीक है। आरएनए की बात कर ले तो आरएनए में तो डीऑक्सी लगाएंगे नहीं, तो क्या लगाएंगे, ओनली सिर्फ और सिर्फ एडेनिन नाइट्रोजनस बेस में इन लगा देंगे। एडेनिन है तो एडिनोसिन, ग्वानिन है तो ग्वाइनोसिन, साइटोसिन है तो ऑलरेडी साइटोसिन है तो क्या हो जाएगा, साइटिडीन, थाइमिन तो होता नहीं है आरएनए में, यूरेसिल है तो यूरिडीन, ठीक है। नाम याद रखिएगा बेटा, नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड की बात हम बाद में करेंगे जब न्यूक्लियोटाइड पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, अब न्यूक्लियोटाइड में आपने क्या किया था, नाइट्रोजनस बेस और शुगर को ऐड किया था, ठीक है। अब आपको क्या ऐड करना है बेटा, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप आप ऐड कर दोगे तो बन जाएगा आपका क्या, न्यूक्लियोटाइड, सॉरी, ठीक है। तो फॉस्फेट ग्रुप कैसे ऐड करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। इसको हम बाद में आते हैं, पहले फॉस्फेट ग्रुप पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये आपने बनाया था नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस आपने C1 पे ऐड किया, इसको 1 प्राइम बोलेंगे, ठीक है बेटा। 1 प्राइम कार्बन पे क्या है, नाइट्रोजनस बेस अटैच है, आपने इस बॉन्ड को क्या बोला था मैम, हमने बोला था एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड,
ठीक है, ये हमको याद है। ये हो गई आपकी शुगर, ठीक है, ये हो गया आपका शुगर, ठीक है, दिस इज द शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा, अब हम शुगर की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, देखो CH2OH, ठीक है, ये ग्रुप था आपका, ठीक है, 5 प्राइम कार्बन, शुगर की बात करें, दिस इज द 5 प्राइम कार्बन, ठीक है, इस पे अटैच है आपका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। अब यहीं पर ही आपको ऐड करना है, क्या आगे फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है ना, फॉस्फेट ऐड करना है। तो फॉस्फेट क्या है, एक फॉस्फोरिक एसिड है बेटा, एक फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल को ऐड करना है आपको। तो फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल क्या है, मैं भी ये वाला मॉलिक्यूल है, फॉस्फेट ग्रुप है, तीनों तरफ क्या होगा आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, एक तरफ क्या होगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस इज द फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप है, तीनों तरफ क्या है OH 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 और एक तरफ क्या है आपका डबल बॉन्ड O, दिस इज द फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल। जब आप फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल को अटैच करोगे 5 प्राइम शुगर कार्बन पे, तो क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और क्या बनेगा बेटा, ये देखो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होके एक बॉन्ड बनेगा, जिस बॉन्ड को हम बोलेंगे फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको बेटा, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। फॉस्फेट था, यहां से क्या रिलीज हुआ है बेटा, यहां पर था OH और यहां पर भी क्या था OH, आपने क्या रिलीज कर दिया, H2O रिलीज कर दिया, तो बचेगा क्या, सिर्फ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बचेगा, ठीक है, तो इस बॉन्ड को क्या बोल दिया, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बोल दिया, ठीक है। अब क्या होता है ना बेटा, जनरली इस फॉस्फेट के आगे भी और भी फॉस्फेट ग्रुप ऐड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जैसे ये तो एक फॉस्फेट हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर एक और फॉस्फेट, एक और फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स ऐड होते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ऐसे पढ़ते हैं ना एनटीपीज, एनटीपीज, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, जीटीपी, ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट है ना, एडीपी, एडिनोन डाइफॉस्फेट, एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, सिंगल फॉस्फेट की बात हो रही है, ठीक है। चलो, तो ये वाला बॉन्ड तो आपने देख लिया, दिस इज द फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, है ना। ये तो वाले जो दोनों बॉन्ड होते हैं ना बेटा, इनको बोलते हैं फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अगर आप इसको लेबलिंग करके आते हो ना, फिर 12th एग्जाम में या फिर नीट के एग्जाम में भी आपसे पूछ सकते हैं, तो कौन से बॉन्ड्स होते हैं बेटा, हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं, कौन से, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड कौन से बॉन्ड होते हैं बेटा, जो फॉस्फोईस्टर बॉन्ड के साइड में दोनों बॉन्ड्स होते हैं, उनको क्या बोलेंगे, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है, दीज आर द हाई एनर्जी बॉन्ड्स, ठीक है। नाइट्रोजन बेस तो यहाँ पर अटैच ही है C1 प्राइम कार्बन पे, इसका बॉन्ड को क्या बोलेंगे, तो आप देख लीजिए, ठीक है बेटा। चलो, इसके आगे भी हम बात करते हैं कि कैसे बना, है ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड अब कैसे बनेगा। डीएनए में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है बेटा, हम हमेशा पढ़ते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अभी हमने क्या पढ़ा, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड पढ़ा, ठीक है। अब देखते हैं कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है, डीएनए कैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अगर आप देखो तो ये है एक शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा, अभी हम कुछ शुगर ऐसा बना रहे थे, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम और यहाँ पर अटैच था क्या आपका CH2OH, दिस इज द 5 प्राइम, ठीक है। तो इस पे तो अटैच हो जाएगा बेटा, यहाँ के फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अटैच हो जाएगा क्या आपका नाइट्रोजनस बेस, बचा क्या, ये 3 प्राइम बचा, ठीक है। तो अब आपको कंसीडर कैसे करना है, ये है शुगर, ये है 5 प्राइम एंड ये है 3 प्राइम एंड, आपको ऐसे कंसीडर करना है, ये है शुगर, दिस इज द 5 प्राइम एंड दिस इज द 3 प्राइम एंड, ये क्लियर है, ठीक है। इतना हम बोल सकते हैं, दिस इज द शुगर, दिस इज द 5 प्राइम एंड दिस इज द 3 प्राइम एंड, ये क्लियर है। यहाँ पे अटैच हो जाएगा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, तो इसका 3 प्राइम एंड क्या है, फ्री है, ठीक है। अब इसी 3 प्राइम एंड पे क्या होगा, एक नया न्यूक्लियोटाइड आके ऐड हो जाएगा, इस 3 प्राइम एंड पे आके क्या होगा, एक नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, कैसे ऐड होगा अभी वो देखते हैं, ठीक है। ये आपने देख लिया, इतना हमको समझ में आ गया, ठीक है। एक नया फॉस्फेट ग्रुप आ रहा है, एक जब नया फॉस्फेट ग्रुप आएगा तो वो किस तरीके से आएगा बेटा, वो आएगा कुछ ऐसे कि शुगर आ रहा है, शुगर पे यहाँ पर क्या अटैच होगा बेटा, 5 प्राइम है, यहाँ पर अटैच होगा फॉस्फेट ग्रुप, तो ये वाला फॉस्फेट ग्रुप इस वाले 3 प्राइम OH के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। देखो ये अनदर शुगर थी, शुगर 1 हो गई, शुगर 2 हमने, ये शुगर का यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, CH2OH, ये एक फॉस्फेट ग्रुप आ रहा है ना, ये था एक न्यूक्लियोटाइड,
ये एक न्यूक्लियोटाइड था बेटा, ठीक है। ये वाला फॉस्फेट ग्रुप क्या करेगा, इस 3 प्राइम OH के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। जब ये वाला बॉन्ड बन जाएगा तो इसको बोलेंगे बेटा हम क्या, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, ठीक है। बात समझ में आई। और जो आगे वाले जो दो फॉस्फेट होते हैं, जब न्यूक्लियोटाइड आके अटैच करता है तो ये आगे वाले जो हाई एनर्जी बॉन्ड्स थे जिनको हमको फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड बोला था, वो क्या हो जाते हैं बेटा, वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। जब क्या होगा, ये तो पहला न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये हमने मान लिया पहला न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। यहाँ आगे दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है, कहाँ पे ऐड हो रहा है, 3 प्राइम OH, ठीक है। ये शुगर था, शुगर का 5 प्राइम एंड था, ये शुगर का बेटा 3 प्राइम एंड था, ठीक है। इस पे आके दूसरा शुगर मॉलिक्यूल ऐड होगा और ये 5 प्राइम एंड से बॉन्ड बनाएगा, ये बात समझिए, ठीक है। तो ये 5 प्राइम एंड क्या होगा बेटा, हमेशा फ्री रहेगा, ठीक है। और शुगर का हमेशा कैसा होगा, लास्ट वाला 3 प्राइम OH वाला एंड क्या रहेगा, हमेशा फ्री रहेगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। पहला न्यूक्लियोटाइड है तो पहला न्यूक्लियोटाइड पे ये शुगर मान लो आपने, शुगर है, ठीक है। शुगर का हमेशा 5 प्राइम एंड पे क्या होगा, फॉस्फेट होगा, ठीक है। और फर्स्ट कार्बन पे तो नाइट्रोजनस बेस अटैच है, तो नीचे क्या है, 3 प्राइम OH, तो 3 प्राइम OH पर आके दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, तो 5 प्राइम वाला तो हमेशा फ्री रहेगा ना, इसका हमेशा फ्री रहेगा 5 प्राइम वाला एंड। फिर से देख लेते हैं एक बार, ये शुगर मॉलिक्यूल है, शुगर मॉलिक्यूल पे 5 प्राइम यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ ये वाला क्या है, इसका 3 प्राइम एंड है, यहाँ पे कौन है, फर्स्ट पे नाइट्रोजनस बेस अटैच, तो 3 प्राइम OH तो फ्री है ना, अभी फ्री है ना अभी। अब जब दूसरा आएगा शुगर मॉलिक्यूल, सपोज करो दूसरा शुगर मॉलिक्यूल ये H2 आ गया, तो H2 के वाला जो 5 प्राइम फॉस्फेट वाला जो था वो तो इससे बॉन्ड बना लेगा, है ना। फिर से क्या फ्री हो जाएगा, फिर से इसका फ्री हो जाएगा 3 प्राइम एंड अगेन, है ना। तो हमेशा अगर लास्ट में आप देख लो डीएनए मॉलिक्यूल कंप्लीट हो गया तो इसका हमेशा पहले वाले का तो 5 प्राइम फ्री रहेगा और नीचे वाले का हमेशा 3 प्राइम फ्री रहेगा। इसीलिए कहते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स हमेशा किस डायरेक्शन में सिंथेसिस होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस होता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड पे सिंथेसिस हो रहा है। एक और न्यूक्लियोटाइड अगर ऐड करोगे तो वो भी यहीं ऐड हो जाएगा, फिर से उसका 3 प्राइम फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो डीएनए सिंथेसिस, डीएनए हो बेटा चाहे आरएनए हो, दोनों का डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, हमेशा क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस होगा। ये क्लियर है, ठीक है। तो अब बेटा हम एक बॉन्ड की बात कर रहे थे, तो एक बॉन्ड जो था वो था फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, दूसरा भी एक बॉन्ड बना है बेटा जिसको हमें बोला है क्या, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, है ना। जो इसने आगे 3 प्राइम OH से फॉस्फेट ने जो बॉन्ड बनाया है वो दूसरा फॉस्फोईस्टर बॉन्ड हो गया। दोनों बॉन्ड्स को मिला के क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। इसकी डायरेक्शन क्या है, उल्टी डायरेक्शन है, 3 प्राइम पे बेटा बन रहा है 3 प्राइम से या 5 प्राइम, डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये आपको एकदम ध्यान रखना है, अगर आप इतना समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। कैसा होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम सिंथेसिस होगा, ठीक है। एक बार हम इसको दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। इन आरएनए, ये तो हमने पढ़ लिया था बेटा, इन आरएनए ईच न्यूक्लियोटाइड हैज एन एडिशनल OH ग्रुप, ठीक है, एट 2 प्राइम पोजीशन ऑफ राइबोज। व्हाट इज राइबोज, द शुगर, राइबो शुगर, ठीक है। 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अभी बताया था ना मैं, 2 न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो रहे हैं बेटा, 2 न्यूक्लियो, ये पहला न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। यहाँ पर इसने एक ही बॉन्ड बनाया था जिसको हमने बोला था क्या, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। इसका भी एक होगा, वो क्या हो जाएगा, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। ये वाला जब अटैच हो रहा है शुगर से आके तो ये भी क्या बना रहा है बेटा, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बना रहा है। तो अगर आप इस बॉन्ड की बात करो तो एक ये फॉस्फोईस्टर बॉन्ड हो गया, एक ये फॉस्फोईस्टर बॉन्ड हो गया, दोनों को क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा। 2 फॉस्फोईस्टर बॉन्ड्स मिलके क्या बना रहे हैं, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड बना रहे हैं। किस डायरेक्शन में बना रहे हैं मैम, 3 प्राइम शुगर से 5 प्राइम फॉस्फेट की डायरेक्शन में बना रहे हैं, ठीक है। डीएनए की सिंथेसिस किस डायरेक्शन में हो रही है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस हो रही है। ये बात समझ में आई। अगर हम नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो नाइट्रोजनस बेसिस 2 तरीके के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडीन। प्यूरिन में बेटा डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, पिरिमिडीन में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। प्यूरिन 9 मेंबर्ड रिंग होती है, पिरिमिडीन 6 मेंबर्ड रिंग होती है। प्यूरिन में नाइट्रोजन 1, 3, 7, 9 पोजीशन पे पाया जाता है, या फिर 1 और 3 पे पाया जाता है,
ठीक है। नाइट्रोजनस बेस की और अगर हम बात करें तो यहाँ पर एडेनिन और ग्वाइनिन है, यहाँ पे साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अगर आप डीएनए की बात करो तो डीएनए की शुगर पे 2 प्राइम पे कार्बन पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं होता, पर सिर्फ हाइड्रोजन पाया जाता है, इसलिए इसको 2 प्राइम डीऑक्सी शुगर बोलते हैं। ठीक है, आरएनए में OH पाया जाता है, उसको ओनली राइबोज शुगर बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये बातें क्लियर हो गई। ठीक है मैम, ये बात हमें समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट करते हैं। ठीक है बेटा, अगेन आप देख सकते हो ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, ये इसका फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये इसका फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है। जब ये वाला फॉस्फेट ये न्यूक्लियोटाइड आके पहले न्यूक्लियोटाइड पे अटैच होगा तो ये फॉस्फेट दोबारा से फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बनाएगा। किस पे बनाएगा मैम? 3 प्राइम OH पे बनाएगा। इन दोनों बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम? फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड बोलेंगे, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड बोलेंगे। ये क्लियर हुई बात आपको? हाँ मैम, ये बात हमें क्लियर हो गई, ये बात समझ में आ गई। ठीक है बेटा, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप ये सोचो, अगर 4 न्यूक्लियोटाइड्स की चेन है तो कितने फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड आपको मिलेंगे? 1 फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, सेकंड फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, थर्ड डाइफॉस्फोडाइईस्टर, 3 डाइफॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। ये बीच में हो गया ना बेटा। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं -1 कर दोगे तो आपको फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। एक क्वेश्चन आता है, विच प्लांट हार्मोन इज प्यूरिन? कौन सा प्लांट हार्मोन जो है वो प्यूरिन होता है? अगर आपको याद होगा, आपने क्लास 11th की बॉटनी में पढ़ा होगा प्लांट हार्मोन्स, है ना, उसमें एक हार्मोन था बेटा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन को क्या बोलते थे? 6 अमाइनो फॉस्फोरिल प्यूरिन। दिस इज व्हाट? प्यूरिन। ठीक है, एडेनिन लिंक टू शुगर, एडेनिन लिंक हो रहा है। व्हाट इज एडेनिन? एडेनिन इज अ नाइट्रोजनस बेस मैम, इट इज अ प्यूरिन। लिंक टू शुगर, शुगर पे लिंक हो रही है किस कार्बन पे? पता है मैम? फर्स्ट कार्बन पे, फर्स्ट प्राइम, है ना। कौन से बॉन्ड से? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसमें से कौन एग्जिस्ट नहीं करता? साइटिडीन एग्जिस्ट करता है। डीऑक्सीयूरिडीन, डीऑक्सीयूरिडीन एंटर करता, एग्जिस्ट करता है? नो, डीएनए में यूरिडीन नहीं होता, डीएनए में थाइमिडीन होता है, डीएनए में ग्वानिसिन होता है, डीएनए में एडेनिन होता है, डीएनए में साइटिडीन होता है। यूरिडीन तो सिर्फ आरएनए में पाया जाता है ना। तो सेकंड ऑप्शन मिल गया। नेक्स्ट, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, कुछ बेटा पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पे। कुछ पॉइंट्स क्या है? पॉइंट्स ये है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑलवेज है 5 प्राइम एंड फ्री। ठीक है, पहला जो न्यूक्लियोटाइड होगा ये हमें बनाए शुगर। शुगर यहाँ पर फर्स्ट कार्बन से अटैच होगा कि आपका नाइट्रोजनस बेस, दिस इज द 3rd प्राइम कार्बन और दिस इज द 5 प्राइम कार्बन। 5 प्राइम कार्बन पे आपका हमेशा क्या अटैच होगा बेटा? फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, 3rd प्राइम कार्बन पे कौन बॉन्ड बनाएगा? 3rd प्राइम पे आके दूसरा न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड बनाएगा, ये रहा फॉस्फेट, है ना। फिर यहाँ पे क्या अटैच होगा? यहाँ पे दूसरी शुगर अटैच होगी, S2 S1, है ना। इसका 3 प्राइम एंड होगा बेटा और इसके भी फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस ऐसा बनेगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड हमेशा फ्री होगा और वो होगा 5 प्राइम फॉस्फेट। लास्ट न्यूक्लियोटाइड ऑलवेज है 3 प्राइम एंड फ्री, 3 प्राइम OH। ये देखो 3 प्राइम फ्री है इसका, इसका 5 प्राइम फ्री। डायरेक्शन कैसी हो गई? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एड्स इन डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। DNA RNA always forms in 5 prime to 3 prime direction. Phosphodiester bond forms in 3 prime to 5 prime, 3 prime OH to 5 prime phosphate। ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है बेटा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको हमेशा याद रखना है दोनों। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर हम देख रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब हम क्या बना रहे हैं? हम डीएनए की चेन बना रहे हैं। ठीक है, अभी हमने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना सीख लिया, अब हम एक बार डीएनए की चेन देख लेते हैं, डीएनए में क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है, ये शुगर प्रेजेंट है बेटा। अगर हम शुगर को नंबरिंग दे देते हैं यहाँ पर, दिस इज अ शुगर 1, दिस इज शुगर 2, दिस इज शुगर 3, दिस इज शुगर 4, राइट। शुगर के 5 प्राइम कार्बन पे क्या प्रेजेंट है? फॉस्फेट, फ्री एंड। ठीक है बेटा, ये सब क्या हो जाएंगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये सारे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो गए। यहाँ पे शुगर पे 3rd प्राइम OH क्या है? फ्री है। ठीक है, तो ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन हो गई। जो बैकबोन बनती है बेटा इसको बोलते हैं क्या? शुगर फॉस्फेट बॉन्ड। ठीक है, डायरेक्शन क्या हो गया मैम? 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट,
अब आपको करना क्या है ना, अब देखो डीएनए क्या होता है बेटा, डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। ये जो आपने चेन पढ़ी है ये सिंगल स्ट्रैंडेड चेन है, ये क्या है, सिंगल चेन है ना। तो डबल स्ट्रैंड चेन के लिए क्या करना होगा हमें, एक चेन ऐसे लो और दूसरी चेन जो होती है वो इसके ऑपोजिट एंटी पैरेलल होती है। एक चेन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, दूसरी चेन क्या करो, अगर ये ही 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो सपोज करो, तो आपको क्या करना है, बस इसको रिवर्स कर देना। रिवर्स करके क्या हो जाएगा, रिवर्स करके कुछ ऐसे बन जाएगा, उल्टा बना दो, 5 प्राइम नीचे 3 प्राइम, बस उल्टा कर देना है, रिवर्स कर देना डायरेक्शन, ठीक है। और रिवर्स करके क्या हो जाएगा, आपको पता है जैसे एक चेन अभी हमने बनाया था तो उसके इस तरफ क्या हो रहा था, नाइट्रोजनस बेस हो रहा था, नाइट्रोजनस बेस राइट साइड में पाए रहे थे, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। सिमिलरली अब क्या होगा, इस वाली चेन के नाइट्रोजनस बेसिस इस साइड होंगे। यस यस मैम। तो नाइट्रोजनस बेसिस आपको कहाँ हो गए, प्रोजेक्ट्स इनसाइड, है ना। दिस इज द डीएनए चेन, इधर हो जाएगा आपका शुगर फॉस्फेट बैकबोन, इस साइड हो जाएगा क्या, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। सिमिलरली अब दूसरा स्ट्रैंड लोगे, आपने दूसरा स्ट्रैंड को क्या किया, बस घुमा दिया ना ऐसे, तो नाइट्रोजनस बेस अगेन प्रोजेक्ट इनसाइड और शुगर फॉस्फेट बैकबोन क्या हो जाएगा, बैक साइड। दोनों क्या हो जाएगी, शुगर फॉस्फेट बैकबोन हो जाएगा, बीच में क्या आ जाएंगे, नाइट्रोजनस बेसिस, बीच में क्या आ गया आपके, नाइट्रोजनस बेसिस, ये हो गया नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। तो डीएनए क्या होता है बेटा, डीएनए इसी तरीके से अरेंज होता है, एंटी पैरेलल होता है। एक स्ट्रैंड होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी की, दूसरी स्ट्रैंड कैसी हो जाएगी बेटा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ज्यादा एंटी पैरेलल पोलैरिटी, ये हो जाएंगे आपकी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए चेन। इज इट क्लियर, ये हो गया आपका, यस मैम, ये तो हो गया हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो बेटा यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, आपको कुछ यहाँ पर लेंथ है, कुछ यहाँ पर साइज दिया हुआ है, ये क्या है, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। टाइप ऑफ डीएनए मतलब क्या होता है, टाइप ऑफ डीएनए मतलब होता है बेटा, एक्चुअली डीएनए आपका 3 तरीके का होता है, ठीक है। एक डीएनए होता है, बी डीएनए होता है और जेड डीएनए, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो टाइप होता है बी डीएनए होता है, बी टाइप डीएनए होता है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। आउट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ डीएनए हम जो पढ़ रहे हैं, जो मोस्ट कॉमन डीएनए है दैट इज द बी टाइप डीएनए। हेलिकल सेंस किस तरीके से ये क्या होता है बेटा, सुपर कॉइल्ड डीएनए, आपको मालूम है डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स हैं, तो ये दोनों स्ट्रैंड्स कैसी होती है बेटा, सुपर कॉइल्ड होती है, ठीक है। तो किस तरीके से कॉइल होती है, राइट हैंडेड कॉइल होती है, लेफ्ट हैंडेड कॉइल होती है, राइट हैंडेड कॉइल होती है, क्या होती है, राइट हैंडेड कॉइल होती है, ठीक है। हेलिकल सेंस कैसा है बेटा, इनका राइट हैंडेड कॉइल है, ठीक है। हेलिक्स कैसा है, सिंगल है, सिंगल हेलिक्स है या डबल हेलिक्स है, ये डबल हेलिक्स है, और कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल क्या होती है बेटा, पोलैरिटी होती है इनकी, एंटी पैरेलल पोलैरिटी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये हो गया। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन 2 चेन्स, ये जो 2 चेन है इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, कितनी होती है, 2 नैनोमीटर, ये आपको याद है, 2 नैनोमीटर, ठीक है। या हम इसको हेलिक्स डायमीटर भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, हेलिक्स डायमीटर, 2 नैनोमीटर, ठीक है। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन दो बेस पेयर्स, 2 बेस पेयर्स के बीच के डिस्टेंस, ये इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। 2 बेस पेयर के, इन दोनों की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 नैनोमीटर, इसको तो हम डायमीटर बोल रहे हैं, है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 चेन्स बोल रहे हैं। अगर इन 2 बेस पेयर्स की बात करें तो कितना हो जाएगा, 0.34 नैनोमीटर, ये आपको याद रखना है, 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। अब क्या देखना है हमको, बेस पेयर पर हेलिकल टर्न, हेलिकल टर्न मतलब क्या होता है, अगर सपोज करो ये एक आपका क्या है, आपने एक लैडर ले लिया, 1 सेकेंड बेटा, ठीक है, ये आपने एक लैडर लिया है, ठीक है। इस लैडर पे क्या करना है आपको, डीएनए को कॉइल करना है। डीएनए को आप कैसे कॉइल करोगे, यहाँ से डीएनए मूव कर रहा है, सपोज करो 3D स्ट्रक्चर है, तो यहाँ आके इधर आ गया फिर से, है ना। तो ये वाला टर्न, ये एक फुल टर्न है, करेक्ट है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, फिर दोबारा आके देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर ऐसे ऐसे बनाना पड़ेगा आपको, है ना। तो दिस इज द 1 हेलिकल टर्न, ये एक हेलिकल टर्न है, एक ये हेलिकल टर्न। तो इस हेलिकल टर्न में कितने बेस पेयर्स होते हैं, 10 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक, कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं, और 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 0.34 नैनोमीटर, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, 3.4 नैनोमीटर, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज द पिच ऑफ हेलिक्स। बात समझ में आया, दिस इज द लैडर,
अगर आपको डीएनए को यहाँ से रोटेट करना है, अपने डीएनए को यहाँ से रोटेट किया फिर यहाँ पर आ गए, तो इस पूरे डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे। इस पूरे डिस्टेंस में कितने बेस पेयर्स होंगे, 10 बेस पेयर्स होंगे। दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 0.34 नैनोमीटर। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0.34 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 3.4 नैनोमीटर। ओके, ये हो गया। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर या हेलिक्स पिच की बात कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, हेलिक्स पिच। ओके, बेस पेयर पर हेलिकल टर्न 10, तो लेंथ ऑफ डीएनए पर टर्न या फिर ओनली पिच की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 0.34 इंटू 10 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, इन अ सेल में कितने बेसिस होते हैं, थंब रूल है, पता है हमको, फिक्स होता है बेटा। कितने होते हैं, 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेसिस होते हैं। एक सेल की बात करें बेटा, आप किसी भी लिविंग सेल की अगर बात करो ना, एक लिविंग सेल की बात करो या फिर आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर लो जो लिविंग है, ठीक है, उसमें एक ही सेल होगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन को घुमा सकते हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। तो क्या होगा, अगर आप एक सेल की बात करो या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करो, तो एक सेल के न्यूक्लियस में कितने बेसिस हैं, 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेसिस है मैम, 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेसिस है डीएनए में। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, ये बेस पेयर है, बेस पेयर की डिस्टेंस कितनी हो गई, 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड 0.34 नैनोमीटर, 2.2 मीटर पर सेल, है ना। एक सेल में 2.2 मीटर, दिस वन एंड देन अगेन दिस इज द 1 मीटर, है ना। अगर आप हाथ ऐसे करोगे ना पूरा, दिस इज द 1 मीटर, तो 2.2 मीटर आप इमेजिन कर लो कितना बड़ा होता होगा। तो 2.2 मीटर लेंथ है डीएनए की पर सेल में, है ना। अब दिस इज द डिप्लॉयड सेल की बात करते हैं। अगर हैप्लॉयड सेल की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बेसिस कितने हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, और डिस्टेंस तो हमेशा वही रहेगी, है ना, 0.34 नैनोमीटर ही रहेगी। बेसिस क्या हो जाएंगे, डिवाइड बाय 2, 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9, तो कितना आ जाएगा आपका 1.1 मीटर पर सेल। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, डिप्लॉयड में 2.2 है तो हैप्लॉयड में कितना होगा, 1.1 मीटर पर सेल। एक सेल में 1.1 मीटर डीएनए पाया जाएगा। इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है बेटा, तो इसमें दोबारा से हम देख लेते हैं, कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस की हम बात कर रहे थे बेटा। नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो एडेनिन ग्वानिन होता है, और पिरिमिडीन में अगर बात करो तो साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल होता है। ठीक है, एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विथ थाइमिन, ग्वानिन ऑलवेज पेयर्स विथ साइटोसिन। ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा अभी। और अगर आरएनए होगा तो एडेनिन विल पेयर विथ यूरेसिल। ठीक है, ये हम डीएनए की बात कर रहे थे, इसको बोलते हैं चार्गेव्स रूल, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो अगर यहाँ पे देखो आप, तो ये बेस पेयर्स हैं जो प्रोजेक्ट इनसाइड है, दिस इज द शुगर फॉस्फेट बैकबोन, राइट। ओके, कुछ मेजर ग्रुप्स होते हैं कुछ मेजर ग्रुप्स हैं बेटा, दिस इज द मेजर ग्रुप। ठीक है, ये एक छोटा ग्रुप है, दिस इज द माइनर ग्रुप। जो छोटे ग्रुप्स होते हैं डीएनए को माइनर बोलते हैं, जो बड़े ग्रुप्स होते हैं उनको मेजर ग्रुप्स बोलते हैं। शुगर फॉस्फेट बैकबोन हमेशा क्या होगी, वो बैक साइड होगी, इस वाली लैडर की ये वाली होगी, ये वाली होगी। नाइट्रोजनस बेसिस हमेशा अंदर की तरफ हो। न्यूक्लियोटाइड डज नॉट हैव, क्या नहीं होता, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। अगर आप बनाओ, अगर मैं बना दूं आपका, तो कैसे बनाएंगे मैम, बना देते हैं, पहले एक शुगर मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है, राइबोज शुगर बना दिया हमने, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज कुछ भी हो सकता है, एच भी हो सकता है, OH भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड कार्बन, दिस इज द थर्ड कार्बन, दिस इज द फोर्थ कार्बन, और यहाँ पर ये कार्बन फिफ्थ हो गया। ठीक है, यहाँ CH2, यहाँ पर ये OH हो गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर अगर फॉस्फेट लग जाएगा तो इधर लग जाएगा, और अगर आपको क्या लगाना है, नाइट्रोजनस बेस लगाना है, तो ये लग जाएगा C1 कार्बन पे। ये हो गया आपका एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोटाइड में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, यस मैम, इसी को बोलते हैं क्या, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। फॉस्फोईस्टर बॉन्ड होता है, यस, इस बॉन्ड को बोलते हैं क्या बेटा, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। फॉस्फोडाईस्टर, नो, डाईस्टर बॉन्ड हमेशा कहाँ पाए प्रेजेंट होगा बेटा, डीएनए में, एक न्यूक्लियोटाइड में नहीं होगा। तो फोर्थ विल बी द राइट आंसर। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 में हमने अभी क्या देखा बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड देखा। न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के होते हैं बेटा, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है। ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है।
पहले हम नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन और pyrimidine है, आपने देख लिया। शुगर बात करें तो राइबोस शुगर है और डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर डीएनए में पाई जाएगी और राइबोस शुगर आरएनए में पाई जाएगी। अगर हम फॉस्फेट की बात करें तो फॉस्फेट किस कार्बन पे अटैच होता है बेटा? 5 प्राइम, शुगर के 5 प्राइम कार्बन पे अटैच होता है। अगर आप नाइट्रोजनस बेस की बात करो तो किस कार्बन पे अटैच होता है बेटा? वो फर्स्ट कार्बन पे अटैच होता है। ठीक है, तो आप इसके आगे हम चलते हैं बेटा किस पे? पार्ट सेकंड पे। ठीक है, हम यहाँ पे बेटा बात करते हैं किसके? डीएनए की डिस्कवरी की बात करते हैं। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ डीएनए में क्या हुआ था? देखो सबसे पहले क्या हुआ ना, इससे पहले बेटा डिस्कवरी हुई किसने की थी? मेंडल ने डिस्कवरी की थी, है ना। तो मेंडल अगर आपने पढ़ा था तो वहां पर आपने देखा था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, जो सटन एंड बोवी ने दिया था। वहां पर क्या डिस्कवर हुए थे? एलील्स डिस्कवर हुए थे, है ना, एलील्स हुए थे। यहाँ पर हमने ट्रेट्स देखे थे, कैरेक्टर्स देखे थे। उसके बाद आए कौन बेटा? फ्रेडरिक मिशर। ठीक है, जो पॉइंट्स होंगे इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बताती जाऊंगी, आपको क्या क्या याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें किसकी? फ्रेडरिक मिशर की। तो फ्रेडरिक मिशर ने क्या किया? 1869 में उन्होंने न्यूक्लियस में एक एसिडिक मटेरियल देखा। ठीक है, क्या देखा? 1869 में न्यूक्लियस में एक एसिडिक मटेरियल देखा जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लिन नाम दिया। दैट्स इट, इतना ही पढ़ना है। ठीक है, फ्रेडरिक मिशर ने क्या किया था बेटा? डिस्कवर्ड एन एसिडिक मटेरियल, एक एसिडिक मटेरियल डिस्कवर किया। कहां पे डिस्कवर किया बेटा? न्यूक्लियस में। उसको क्या नाम दिया? न्यूक्लिन नाम दिया। ठीक है, क्या नाम दिया बेटा? उसको न्यूक्लिन नाम दिया है। ठीक है, ओके, उन्होंने न्यूक्लियस देखा बट उसको आइसोलेट नहीं कर पाए। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? हमने क्या देखा? सबसे पहले उन्होंने क्या देखा? न्यूक्लियस में एक एसिडिक मटेरियल देखा। ठीक है, एसिडिक मटेरियल देखा, उसको नाम दिया क्या? न्यूक्लिन। ना देख तो लिया लेकिन वो क्या हुआ ना, वो उसको आइसोलेट नहीं कर पाए। वो आइसोलेट क्यों नहीं कर पाए? इंटैक्ट डीएनए को आइसोलेट करना था ना बेटा, उसको उन्होंने नाम क्या दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था, वो डीएनए नहीं बोल पाए थे। ठीक है, तो उनको वो इंटैक्ट डीएनए क्या कर रहे थे? आइसोलेट नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस थी। जैसे ही उसको आइसोलेट करते थे फ्रेजाइल होता है, टूट जाता था। ठीक है, तो उसको आइसोलेट नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशंस, तो उन्होंने सिर्फ देखा था। ठीक है, तो उसका वो स्ट्रक्चर नहीं बता पाए क्योंकि उन्होंने उसको आइसोलेट नहीं कर पाया। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है इसमें? सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। न्यूक्लियन नाम दिया था, न्यूक्लियन नाम दिया था, और वो कैसा था? एसिडिक मटेरियल था। कहाँ देखा था? न्यूक्लियस में देखा था। उसके बाद बहुत टाइम बाद कौन आए? वॉटसन एंड क्रिक, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। उन्होंने क्या किया? उन्होंने डीएनए का, क्या याद रखना है आपको? उन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया डीएनए का, है ना, कि डीएनए क्या होता है? डबल हेलिक्स होता है। ऐसे डबल स्ट्रैंडेड होता है, कैसा होता है बेटा? वो ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसका, लाइक दिस। ठीक है, तो डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का दिया, जो किस पे बेस्ड था? वो बेस्ड था बेटा विल्किन और फ्रैंकलिन के एक्स-रे डिफ्रैक्शन पे। ठीक है, 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला, वॉटसन क्रिक ने क्या दिया? डबल हेलिक्स मॉडल दिया डीएनए का, जो किस पे बेस्ड था? एक्स-रे डिफ्रैक्शन पे बेस्ड था, जो कौन कर रहा था? फ्रैंकलिन कर रहे थे, विल्किंस और फ्रैंकलिन कर रहे थे। ठीक है, ये बात है। अच्छा, इस जो स्टडी था ना फ्रांसिस और वॉटसन एंड क्रिक का, उसका हॉलमार्क क्या था? उसका हॉलमार्क ये था कि दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है बेटा? बेस पेयरिंग प्रेजेंट है ना। बेस पेयरिंग इज प्रेजेंट इन डीएनए, जो किस पे बेस्ड है? जो चार्गेव्स के काम पे बेस्ड है। इससे पहले भी हमने पढ़ा बेटा ना कि दोनों के बीच में क्या होती है? बेस पेयरिंग होती है। बेस पेयरिंग किसने दिया था बेटा? वो रूल चार्गेव्स रूल दिया था। ठीक है, तो पहले तो उन्होंने जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया वो किसके काम पे दिया था? विल्किंस और फ्रैंकलिन के काम पे दिया था, जो एक्स-रे रिफ्रैक्शन पे काम कर रहे थे। दूसरा जो इनका हॉलमार्क था स्टडी का, वो क्या था? बेस पेयरिंग था, और बेस पेयरिंग किसने बताया था? चार्गेव्स के रूल ने बताया था। ठीक है, ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो, जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है उसके कुछ फीचर्स होते हैं बेटा। ठीक है, क्या होते हैं? देखिए, 2 प्रॉपर्टीज होती है, फीचर्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में। कैसे? अगर एक सीक्वेंस है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, और इस सीक्वेंस का आपको क्या प्रेजेंट पता है? नाइट्रोजनस बेसिस पता है, आपको सीक्वेंस पता है। ठीक है, यहाँ पर हो गया एडेनिन, ग्वाइनिन, अगर हम डीएनए की बात करें बेटा तो, ठीक है, साइटोसिन और थाइमिन। क्या आप दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेसिस या सीक्वेंस पता कर सकते हो? यस मैम, कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर एडेनिन होगा यहाँ पर तो यहाँ पर थाइमिन होगा, ग्वाइनिन होगा तो साइटोसिन होगा, साइटोसिन होगा तो ग्वाइनिन होगा, थाइमिन होगा तो एडेनिन होगा, है ना। तो वही ये बता रहे हैं, अगर आपको एक स्ट्रैंड सीक्वेंस ऑफ बेसिस पता है तो आप दूसरे स्ट्रैंड के भी सीक्वेंस पता कर सकते हो। कर सकते हो, यस, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, है ना। चलो,
अब यहाँ पर उन्होंने दूसरी बात क्या बोली, दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि अगर आप इस डीएनए को ओपन कर दो, ठीक है, ये डीएनए को हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, अगर आप डीएनए को उसको ओपन कर दो, ऐसे ऐसे ओपन कर दिया, कैसे ओपन करते हैं मैं और हम डीएनए एप्लीकेशन में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो आपने ये क्या कर दिया, ओपन कर दिया, तो दोनों स्ट्रैंड क्या होगा बेटा, दोनों स्ट्रैंड कैसे एक्ट करेंगी, एज अ टेम्पलेट एक्ट करेंगी। टेम्पलेट का क्या मतलब होता है, टेम्पलेट का मतलब ये होता है जैसे ये एक टेम्पलेट हो जाएगा और एक ये टेम्पलेट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ डीएनए एप्लीकेशन होना है, ये टेम्पलेट ऐड होगा, तो यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर क्या होगा बेटा, दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, ठीक है। और ये फिर जो दो डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे किसके, पेरेंट स्ट्रैंड के। दिस इज द पेरेंट स्ट्रैंड और ये क्या हो जाएगा आपका डॉटर स्ट्रैंड। तो जो दो डॉटर स्ट्रैंड्स होंगे, वन डॉटर स्ट्रैंड एंड द सेकंड डॉटर स्ट्रैंड, है ना, दोनों कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, पेरेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगा ना बेटा इनके बीच में भी, तो इनका जो बेस पेयरिंग होगा, इनका बेस पेयरिंग होगा वो इसी के कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो पेरेंट डीएनए को ओपन कर दो, दोनों स्ट्रैंड वर्क करेंगे टेम्पलेट की। टेम्पलेट स्ट्रैंड मतलब वो स्ट्रैंड होता है जिसके सामने एक नई स्ट्रैंड सिंथेसाइज होती है, इसको बोलेंगे न्यू स्ट्रैंड या फिर डॉटर स्ट्रैंड, इसको बोलेंगे क्या, टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्लियर है, ये वाला हो गया, ठीक है। तो इन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की बेटा दो प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखनी है आपको दोनों। नेक्स्ट, ओके, वाटसन एंड क्रिक के 5 सैलिएंट फीचर्स थे, ठीक है। 5 सैलिएंट फीचर्स से कभी भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, बहुत इजी है, हम ऑलरेडी सारे फीचर्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, एक बार रिवाइज करते हैं। पहला फीचर ये कहता है कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, मतलब डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस क्या है, अंदर की तरफ है, नाइट्रोजन बेसिस ऐसे अंदर की तरफ है, ये हमको पता है। बैकबोन कौन सी है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, ठीक है। पहला फीचर क्या हुआ, डबल स्ट्रैंडेड चेन है, नाइट्रोजनस बेसिस अंदर की तरफ है और शुगर फॉस्फेट की क्या है, बैकबोन है। क्लियर है, यस मैम क्लियर है। दूसरा फीचर क्या कहता है, दूसरा फीचर कहता है कि दोनों में कैसे होता है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी है। एक अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो जाएगा, हमें पता है, हाँ मैम भी तो पता है हमको। नाइट्रोजन बेसिस क्या फॉर्म करते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे ए डबल बॉन्ड टी होता है तो डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड्स क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ठीक है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तीसरा बॉन्ड डीएनए, ठीक है, एक्सक्यूज मी, ठीक है। पहला बॉन्ड क्या था, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में होता है। दूसरा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो फॉस्फेट और शुगर के बीच में होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में होता है, दो स्ट्रैंड्स के हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, जिसमें डायमीटर क्या हो जाएगा बेटा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। डायमीटर कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म हो रहा है। कहाँ है, ये रहा, डायमीटर क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कैसे, क्योंकि प्यूरिन हमेशा कैसे पेयर करेगा, पिरिमिडीन में। प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर हमेशा पेयर कर रहा है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, तो दो दो सिंगल, अगर यहाँ भी दो होगा तो यहाँ सिंगल होगा, तो डायमीटर से क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, है ना। अगर ये दो है तो ये सिंगल है, ये सिंगल है तो ये दो है, अगर ये डबल है तो ये सिंगल है, तो इससे डायमीटर क्या हो जाएगी आपकी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। कितनी होगी, 2 नैनोमीटर होगी, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हो गए आपके 3 साइलेंट फीचर्स। फोर्थ साइलेंट फीचर देखते हैं क्या होगा, राइट हैंडेड कॉइल होगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है बेटा, राइट हैंडेड कॉइल होगा ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स पता है 0.34 नैनोमीटर, पर हेलिकल टर्न 10, ये तो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। तो पिच कितनी हो जाएगी बेटा, 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। सारी बातें वही हैं जो हम पढ़ चुके हैं, बस आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है। राइट हैंडेड कॉइल्ड है। फिफ्थ, प्लेन ऑफ बेस पेयर कैसा, स्टैकिंग होती है इसमें। स्टैकिंग मतलब क्या होता है, एक नाइट्रोजनस बेस के ऊपर दूसरा नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, ठीक है। एक नाइट्रोजनस बेस के ऊपर दूसरा नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है और वो भी एक एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। इस एंगल की वजह से बेटा क्या होता है, इस एंगल की वजह से स्टेबिलिटी मिलती है, किसको, डीएनए को, ठीक है। तो स्टैकिंग, वन बेस पेयर इज अरेंज्ड ओवर द अनदर कॉल्ड स्टैकिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्ड और स्टैकिंग क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, किसको, हेलिकल स्ट्रक्चर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है वाटसन एंड क्रिक। देखो बेटा, अभी तक आपने क्या पढ़ा, फ्रेडरिक मिश्र पढ़ा, ठीक है। फ्रेडरिक मिश्र ने क्या बताया था, दो बातें बताई थी जो आपको याद रखनी थी। पहली बात की न्यूक्लियस में उन्होंने एसिडिक मटेरियल देखा था जिसको उन्होंने न्यूक्लियन बोला था, ठीक है। उनका स्ट्रक्चर इल्यूसिव था, इसका मतलब क्या हो कि वो स्ट्रक्चर को डिस्कवर नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो डीएनए को, इंटैक्ट डीएनए को निकाल नहीं पाए, ठीक है। एक तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात,
कौन आए? वॉटसन एंड क्रिक आए। वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया जो किस पे बेस्ड था? एक्स्ट्रा डिफ्रैक्शन पे बेस्ड था। किसके? फ्रांसिस और मिल्टन फ्रैंकलिन के। ठीक है, चलो ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, जो किस पे बेस्ड थी? चार्गेफ के काम पे बेस्ड थी। ठीक है, फिर हमने उनके 5 साइलेंट फीचर्स देख लिए। 5 साइलेंट फीचर में क्या था? पहला क्या था उनका? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा इनसाइड की तरफ, और बैकबोन कैसी होगी? शुगर फॉस्फेट बैकबोन होगी। दूसरा एंटी पैरेलल पोलैरिटी हो गया, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम दोनों स्ट्रैंड्स की। थर्ड उन्होंने क्या देखा? थर्ड उन्होंने बताया कि क्या होगा? वो राइट हैंडेड कॉइल होगा। ठीक है, राइट हैंडेड कॉइल देख लिया हमने। फोर्थ हमने क्या देखा बेटा? फोर्थ हमने ये देखा कि स्टैकिंग होगी उसके बीच में। और फिफ्थ हमने क्या देखा? कि नाइट्रोजनस बेस जो होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 2 नैनोमीटर होगी। ठीक है, चलो ये हमने पूरा वॉटसन एंड क्रिक देख लिया। अब क्या हुआ? जब उन्होंने सारी बातें बता दी तो वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया? आगे चलकर सेंट्रल डोगमा दिया। किसने दिया बेटा? फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। ये इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि अच्छा चलो आपने पूरा डीएनए पढ़ लिया। ठीक है, डीएनए ही क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ये हो गया। ठीक है, ओके। अब सेंट्रल डोगमा क्या कहता है? सेंट्रल डोगमा सीक्वेंस बताता है, फ्लो बताता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कि कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है। कैसे फ्लो कर रही है? सबसे पहले डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बन जाता है ना? आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन क्या करता है? पूरे सेल में क्या हो जाता है? वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आपको फ्लो याद रखना है, सीक्वेंस, है ना? फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन अ लिविंग सेल। कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी? डीएनए से आरएनए बन जाएगा, और आरएनए से क्या होगा बेटा? प्रोटीन बन जाएगा। लेकिन डीएनए पहले क्या करता है? डीएनए सबसे पहले अपने आप को रेप्लिकेट करता है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, सबसे पहले क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा। दूसरा क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, तो अगर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो टेम्पलेट क्या होगा? डीएनए ही होगा। डीएनए से ही डीएनए बनना है, जिससे बनना होता है उसको टेम्पलेट बोलते हैं, और जो बनता है उसकी हम सिंथेसिस कराते हैं। ठीक है तो डीएनए की सिंथेसिस करा रहे हैं तो किससे बनेगा? डीएनए से ही बनेगा मैम। तो टेम्पलेट क्या हो जाएगा? डीएनए हो जाएगा। ठीक है, क्या बन रहा है? डीएनए बन रहा है। जो बन रहा होता है ना वो ही एंजाइम हम लेते हैं। ठीक है, जैसे डीएनए को बनाना है तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा। ठीक है, तो एंजाइम क्या हो जाएगा बेटा? डीएनए पॉलीमरेज हो जाएगा। पूरा नाम बताएं तो डीएनए पे डिपेंड होके डीएनए की सिंथेसिस करनी है। तो डीएनए ही टेम्पलेट था और डीएनए की ही सिंथेसिस करनी है। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये पूरा नाम हो जाएगा किसका? एंजाइम का। फुल नेम ऑफ व्हाट? एंजाइम। ठीक है, सिंथेसिस किसकी होनी है? डीएनए। प्रोसेस का नाम क्या है? रेप्लिकेशन। ठीक है, टेम्पलेट क्या हो जाएगा? डीएनए। एंजाइम क्या हो जाएगा? क्योंकि डीएनए ही बनना है तो डीएनए पॉलीमरेज हो जाएगा। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज पूरा नाम। अब आरएनए बनाना है तो एंजाइम क्या होगा बेटा? आरएनए पॉलीमरेज। टेम्पलेट क्या होगा? किससे बनेगा? डीएनए से बनता है। आरएनए किससे बनता है? हमेशा डीएनए से। टेम्पलेट क्या हो जाएगा? डीएनए। बनना क्या है? आरएनए, तो एंजाइम क्या हो जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज। अब क्या होगा? टेम्पलेट क्या है? डीएनए। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बेटा, आ सकता है कभी भी क्वेश्चन में, याद रखना है आपको। ठीक है, चलो अब एक नई चीज आती है बेटा। कभी कभी क्या होता है, आपको पता है कि वायरसेस में क्या होता है ना बेटा? वायरसेस में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन उल्टा होता है। कैसे? क्योंकि वहां पे तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है ना? तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे होगा? तो आरएनए से पहले आपको डीएनए बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ वायरसेस की बात करें, उन वायरसेस का नाम हम बता देते हैं, रेट्रोवायरस। ठीक है, तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है? रिवर्स डायरेक्शन में होता है। ठीक है, आपको आरएनए से पहले क्या बनाना पड़ेगा? डीएनए। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। किसमें हो रहा है? आरएनए में हो रहा है। टेम्पलेट अब क्या होगा? आरएनए से डीएनए बना रहा है ना, तो जिससे बनाना होता है वो टेम्पलेट होता है। तो टेम्पलेट क्या हो जाएगा? यहाँ पर आरएनए हो जाएगा। डीएनए का सिंथेसिस करना है किससे? आरएनए से, है ना? तो एंजाइम क्या हो जाएगा आपका? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। टेम्पलेट क्या हो जाएगा? आरएनए। एंजाइम का नाम क्या होगा प्रोसेस का? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरएनए डिपेंडेंट, आरएनए से डीएनए बनाना है तो क्या हो जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम आरएनए। और कहाँ होता है बेटा? एचआईवी। एचआईवी में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है बेटा, तो अगर आप सिर्फ फ्लो ये चल रहा है तो आपका क्या हो गया? सेंट्रल डोगमा की बात हो गई। लेकिन अगर यहीं पर ही आरएनए से आप डीएनए बना दोगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कोई प्रॉब्लम? अगर आपको आ रही है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
ये हो गया आपका सेंट्रल डॉगमा। ठीक है, मैं हमेशा आपको बताई चारगेफ्स रूल है ना, कहाँ पढ़ा था अभी, वॉटसन एंड क्रिक में। वॉटसन क्रिक ने क्या बताया था कि जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड पेयरिंग है वो किसके काम पे बेस्ड है, चारगेफ्स रूल के काम पे बेस्ड है। ठीक है बेटा, देख लेते हैं चारगेफ्स रूल है क्या, किसने दिया था, एल्विन चारगेफ्स ने दिया था। ठीक है, किसके लिए एलिजिबल है, डबल स्ट्रैंड्स तो होना ही चाहिए, है ना, बेस पेयरिंग के बीच की बात कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए बेटा, डबल स्ट्रैंड्स तो होने ही चाहिए ना। ऐसे डबल स्ट्रैंड होगा तभी तो बेस पेयरिंग होगी। तो यहाँ पर किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए एलिजिबल है। प्यूरिन हमेशा किसके इक्वल होंगी बेटा, पिरिमिडीन के इक्वल होंगी। प्यूरिन किसके इक्वल होगी हमेशा, पिरिमिडीन के। प्यूरिन इक्वल टू पिरिमिडीन हो जाएगा। ठीक है, हो गया। तो हम इसको क्या बोलते हैं, प्यूरिन क्या है बेटा, एडेनिन और ग्वानिन की बात करते हैं, है ना। तो A by T इज इक्वल टू किसके होगा, G by C के। और कैसा होगा, ये कांस्टेंट होगा, इज इक्वल टू 1 होगा। अगर आप A by T लो ना बेटा, ये 1 by 2 लो तो ये भी कांस्टेंट है, लेकिन इज इक्वल टू 1 नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, A इज ऑलवेज इक्वल टू T, G इज ऑलवेज इक्वल टू C, तभी इज इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, तो आपको ये दो बातें याद ही रखनी है, एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन एंड ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन। दो बातें हमेशा ध्यान रखनी है। वैलिड फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, आरएनए के लिए एलिजिबल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि आरएनए क्या होता है बेटा, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसलिए एलिजिबल नहीं है। मैम टीआरएनए का तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, यस बेटा, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड है ना, है तो बेस पेयरिंग इसमें भी बेस पेयरिंग है। टीआरएनए में बेस पेयरिंग प्रेजेंट होती है, लेकिन ये डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता। ये कैसा होता है बेटा, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसलिए आरएनए के लिए एलिजिबल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए चारगेफ्ट रूल एलिजिबल होता है। ठीक है बेटा, कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चंस क्या है, बेस पेयरिंग किसमें प्रेजेंट होती है, बेस पेयरिंग डीएनए में होती है, आरएनए में होती है, हाँ होती है मैम, दोनों में होती है, बोथ। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन कैन बी प्रेडिक्टेड बिकॉज, क्यों प्रेडिक्टेड है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से, सिर्फ बेस पेयरिंग की वजह से नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होनी चाहिए। चारगेफ्ट रूल किसके लिए वैलिड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए। तो डबल डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, टीआरएनए इज आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, तो आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए, है ना। अगर A इज इक्वल टू 20 है, 100 बेस पेयर डीएनए है, तो T, G और C आपको फाइंड आउट करना है। अगर A इज इक्वल टू 20 है तो आपको पता है A इज इक्वल टू क्या होता है, थाइमिन, तो थाइमिन भी क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, और अगर 100 बेस पेयर डीएनए है तो ग्वानिन और साइटोसिन भी इक्वल होगा, तो इनका क्वांटिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 60, तो ये इंडिविजुअल कितने हो जाएंगे, 30। तो थाइमिन कितना हो जाएगा, 20, ग्वानिन और साइटोसिन कितना हो जाएगा, 30। ठीक है बेटा, तो ये हमारा खत्म हो गया आपका पार्ट सेकंड भी, जिसमें आपने क्या पढ़ा, इसमें आपने पढ़ा एक्सपेरिमेंट, हमने पढ़े फ्रेडरिक मिशर के, और किसके हमने पढ़ा बेटा, वॉटसन एंड क्रिक का डिस्कवरी पढ़ा, डीएनए डिस्कवरी। ठीक है बेटा, आपके दो पार्ट्स थे, हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड देखा है और डिस्कवरी ऑफ डीएनए देखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पार्ट में आकर हम पढ़ेंगे आपका बेटा, तो एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, हम देखेंगे जेनेटिक मटेरियल कैसे डिस्कवर हुआ था, क्यों डिस्कवर हुआ था, इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट पार्ट में।